बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू फिजियोपेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत 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 कॉमन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और जब मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत कॉमन है तो आई रियली मीन इट, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जिसका जो मतलब इतनी ये ज़्यादा कॉमन है हमारे मुल्क में कि परसेंटेज ऑफ वुमेन अफेक्टेड जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो है 52%। ये एक रिसर्च के मुताबिक जो कि 22 सितंबर 22 में कंडक्ट की गई थी, इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ कि 52% ऑफ पाकिस्तानी वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम दिस PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब ये होती क्या है, इसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं। अच्छा, इसकी कॉजेज़ में जेनेटिक्स भी आ जाती है, जीन्स भी मैटर करती हैं, और इसके अलावा हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, सॉरी टू से, ये बहुत कॉमन एक कॉज़ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। इनफर्टिलिटी इसमें देखी जा सकती है। और मॉडर्न लाइफस्टाइल जब मैं कहती हूँ तो इसकी वजह यही है कि हम जो है वो मूवमेंट से दूरी है, एक्सरसाइज से दूरी है, और जंक फूड है, जंक फूड बहुत ज़्यादा कॉमन है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। तो ये सब मिलके जो हैं ये PCOS को इनवाइट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो तो अब हम जो इसका थोड़ा सा मैकेनिज़्म भी थोड़ा सा देख लें, एक ओवरव्यू ले लें इसका, और फिर इसके बाद मैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ आऊँगी, और एट द एंड में आपको कुछ एक्सरसाइजेस और योगा पोजेज़ वगैरह बताऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं PCOS को क्योर करने में, मैनेज करने में, और कुछ टिप्स भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो ओवरीज़ की अगर हम बात करें तो ये फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हैं, और PCOS का एक्चुअली है ये इम्बैलेंस ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, सारी हार्मोन्स की गेम है। जो इम्बैलेंस जब भी हो जाते हैं, इसी वजह से तो कहते हैं कि जी हार्मोन्स को एक वो बैलेंस्ड हार्मोन रहना हमारी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे फीमेल्स की बॉडी में। तो इम्बैलेंस अगर हो जाए तो PCOS जो है वो हो जाती है। अच्छा जी, ओवरीज़ को अगर हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट होती हैं। इसके साथ फिलोपियन ट्यूब हैं, फिलोपियन ट्यूब के साथ आप देख सकते हैं आगे यूट्रस और फिर वेजाइना। ओवरीज़ में जो है वो हमारी लाइफ टाइम सप्लाई होती है एग्स की। ये एग्स जो है वो इमेच्योर होते हैं और बहुत टाइनी फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स में होते हैं, स्टोर होते हैं, जिन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं। तो फॉलिकल्स जो हैं वो इमेच्योर होते हैं। तो ये इमेच्योर होते हैं, तो हमारी बेस ऑफ ब्रेन में, हमारी ब्रेन में जो है वो एक क्या होता है, ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हम जिसे कहते हैं। ये देखें जी, इट इज़ मोर क्लियर हेयर। तो हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि हमारे हार्मोन को रिलीज़ करता है हर मंथ। वो हार्मोन होता है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH। तो ये है जी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारा रिलीज़ करवा रहा है ये दोनों। और ये दोनों हार्मोन्स जब ओवरी में पहुंचते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, पहले तो ये हार्मोन्स दोनों ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और जैसे ये हार्मोन्स ओवरीज़ में पहुंचते हैं तो वहाँ पे सेवरल हंड्रेड्स फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और फॉलिकल्स का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही एग्स वो मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज़ करना शुरू कर देता है। एस्ट्रोजन जो है वो एक सर्टेन लेवल में जब पहुंचता है ब्लड में, एक सर्टेन लेवल उसका पहुंचता है तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसको सेंस कर लेता है, और सर्ज ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवरीज की तरफ भेजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्ट मैच्योर फॉलिकल जो है हमारे पास वो रिलीज़ होता है। तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी कि जो मोस्ट मैच्योर एग है वो फॉलिकल में से रिलीज़ होने के प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये आता है फिलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता हुआ, और वहाँ से फर्टिलाइजेशन का वेट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ठीक, वरना ये जो है वो एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं करता, तो एग और यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड कर जाती है, जिसको हम जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसका जहाँ से आगाज़ होता है और मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाता है, अगर वो एग जो है वो फर्टिलाइज़ ना करे। इसके अलावा जो बाकी ओवरीज़ में वो रह जाते हैं फॉलिकल्स और एग्स, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, उनका वहाँ पे वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया ये नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है, जो हमारे बॉडी में हो रहा होता है अगर हार्मोन्स हमारे बिल्कुल नॉर्मल वे में काम कर रहे हों।
लेकिन पीसीओएस में क्या होता है, जब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होती है, अच्छा सिंड्रोम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इसका क्योर नहीं है। सिंड्रोम बेसिकली होता है जो मतलब डिज़ीज़ तो वो होती है जो क्योरेबल होती है, और सिंड्रोम जो है जिसको हम बड़ी एक जेनेरिक टर्म में आप कह लें कि सिंड्रोम वो तब बनती है जिसमें जो 2-3 बीमारियों का वो मिलाप आप समझ लें, ठीक है। तो सिंड्रोम इसको हम फिर मैनेज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और हो भी जाती है, ऐसी बात नहीं। मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम इसको देख लें कि पीसीओएस में कहाँ पे हमारी डिस्ट्रप्शन आती है, कौन से हार्मोन्स में क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सा ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छा जी, तो पीसीओएस में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो कि नॉर्मल एफएसएच और एलएच को रिलीज़ कर रहा था, लेकिन पीसीओएस जब होती है तो ये ग्लैंड जो है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो एबनॉर्मली हाई अमाउंट ऑफ एलएच को रिलीज़ करता है, जिससे हम जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है फॉलिकल्स में जोड़ नहीं होते, ओव्यूलेशन नहीं होती, और ये सब लीड करते हैं इनफर्टिलिटी को। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ओवेरियन सिस्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, जब नॉर्मल वे में अगर हम देखें तो ओवरीज में जो बाकी वो रह जाते हैं फॉलिकल्स, तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। फिर जब नॉर्मली हाई अमाउंट ऑफ एलएच जाएंगे तो फिर वो ओव्यूलेशन नहीं होगी, फिर फॉलिकल्स जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होंगे फ्लूइड फिल्ड सैक्स या सिस्ट के तौर पे, जिसको हम ये ओवेरियन सिस्ट भी कह रहे हैं, तो वो वहाँ पे रह जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन भी पीसीओएस के पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। देखा जा सकता है कि हाई लेवल ऑफ उनका इंसुलिन जो है, यानी कि पेंक्रियाज उनका जो है वो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है, और ज़्यादा इंसुलिन जो है जब वो कंबाइन करती है ज़्यादा अमाउंट ऑफ एलएच के साथ, तो ये लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन को। मेल हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, वो ओवरीज में ज़्यादा हो जाता है। तो अब नॉर्मली हाई लेवल ऑफ जब टेस्टोस्टेरोन है वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, विच अगेन लीड टू इनफर्टिलिटी। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन के जो हैं कुछ फिजिकल फीचर्स, जिसकी वजह से हाई अगर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हो तो कुछ फिजिकल फीचर्स भी आपको नज़र आते हैं जो कि सिम्टम्स हैं पीसीओएस का। उसमें एक्नी भी आ जाती है, हेयर लॉस भी आ जाता है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ भी आ जाती है, एंड इट कैन अगेन इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खदशा रहता है और हो जाती है। और क्योंकि एक्सेसिव इंसुलिन और हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है इसकी वजह से। इसके अलावा क्या रिस्क है? हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज़, एंडोमेट्रियल कैंसर तक भी हो सकता है। तो ये सारी जो हैं इसमें चीज़ें हम देख सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक फिर हम इसकी मेडिकेशंस की बात करें कि नॉर्मली अगर पीसीओएस हो, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको क्या देते हैं जी? मेडिसिन्स आपको देंगे, या तो वो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल होंगी जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, इसकी वजह से साथ साथ जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट हो जाता है, रेगुलेट करता है ये हार्मोनल बर्थ कंट्रोल जितनी मेडिसिन्स होती हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो डाउन करता है बर्थ कंट्रोल मेडिसिन जो हैं। दूसरी टाइप की मेडिसिन जो हैं वो आपको एंटी एंड्रोजन ड्रग्स दी जा सकती हैं, देते हैं डॉक्टर्स, जो कि आपकी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ या एक्नी वगैरह को कम करती हैं। तीसरा जो है वो डायबिटीज़ मेडिकेशंस दी जा सकती हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन, जो कि इंसुलिन को कम करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। इसके अलावा फर्टिलिटी मेडिकेशंस दी जाती हैं जो कि ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करती हैं, और ये वाली जो हैं आपको मेडिसिन्स वगैरह दी जा सकती हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया अब तक कि इनकी क्या मेडिकेशंस हो सकती हैं, नॉर्मली क्या होता है, हमारी हार्मोन्स किस तरह काम करते हैं, और अगर पीसीओएस हो तो किस तरह काम करते हैं, तो क्या होता है, क्या नॉर्मलिटी आती है। अच्छा, इसके अलावा एक ये पीसीओडी और पीसीओएस में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जी। पीसीओडी इज़ नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, और पीसीओएस को तो आपको पता है इट्स अ सिंड्रोम। और पीसीओडी में लेस नंबर ऑफ सिस्ट अगर हैं तो वो डिज़ीज़ है, ज़्यादा मोर देन 10 सिस्ट होंगे तो वो सिंड्रोम बन जाएगी। इसके अलावा इट कैन बी रिवर्स्ड, डिज़ीज़ है तो वो रिवर्स हो सकती है। पीसीओडी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स है बट इट कैन बी रिवर्स, तो इसकी परेशानी नहीं लेनी कि अगर है या हो गई है तो हम इसको क्या नहीं कर सकते, रिवर्स कर सकते हैं सर्टन हम कुछ चीज़ों के साथ, कुछ टिप्स के साथ, कुछ एक्सरसाइजेस के साथ, योगा वगैरह के साथ, और डाइट प्लान के साथ। अच्छा जी, इसके अलावा मोस्ट कॉमन एंड माइनर कंडीशन इज़ पीसीओडी, और जो ज़्यादा फर्टिलिटी इश्यूज़ जिसमें आते हैं वो पीसीओएस है, यानी कि सिंड्रोम में ज़्यादा इश्यूज़ देखे जा सकते हैं।
अच्छा जी, अब हम आते हैं इसको क्योर करने की तरफ। जो असल बनाने का हमारी आज की वीडियो का जो मकसद है असल, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जी हम कैसे कम कर सकते हैं पीसीओएस को, कैसे रिवर्स किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है या फर्टिलिटी को इन्हांस किया जा सकता है। क्योंकि एवरीबडी नोज़ के जब पीसीओएस होता है तो प्रेगनेंसी का इशू आ जाता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती, बांझपन देखने में आता है। तो हाउ कैन वी क्योर दिस पीसीओएस, दिस सिंड्रोम? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले आपने मैनेज इसको कैसे करना है, आपने सुकून की नींद सोना है। सुकून की नींद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब प्रॉपर स्लीप लेते हो तो हमारी जो बॉडी है, ख़ास तौर पे मैंने तो एक न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि एक आर्टिकल आया हुआ था कि जी फ़ीमेल्स में जो है वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है अगर आप नींद पूरी नहीं करती तो ये सब हार्मोन्स के ही ज़ेर असर होता है। तो इस वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं, फ़ीमेल जो हैं, वो प्रोन टू ये होती हैं कि अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है या नींद नहीं पूरी हो पा रही तो वो जो है उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। और पीसीओएस को क्योर करने के लिए भी और बहुत सारी और डिजीज़ से भी बचने के लिए भी और रिलैक्स रहने के लिए भी, तो सबसे पहला काम तो अपने ये करना है कि स्ट्रेस फ्री होना है और नैप लेनी है, नींद पूरी करनी है। एक कह लो कि क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए जो कि डेली कोशिश ये की जाए कि सेम टाइमिंग्स पे सोएं, जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, स्ट्रेस फ्री होना भी एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है पीसीओएस में। क्योंकि किसी और डॉक्टर का मैं कोई इंटरव्यू वगैरह सुन रही थी तो गायनेकोलॉजिस्ट का, तो वो भी ये कह रही थी कि जी स्ट्रेस मोस्टली पीसीओएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये देखा गया है कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, इस वजह से भी वो इसको अपने हार्मोन्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। इवन मेडिकेशन के साथ साथ भी, मेडिकेशन लेने के साथ भी उनकी पीसीओएस या उनका हार्मोन जो है वो बैलेंस में नहीं आ रहे होते। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। जब आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो आपके वैसे ही हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल ये भी है कि मोस्टली जो कपल्स, जो फीमेल्स होती हैं जिनमें पीसीओएस होता है, वो बच्चों को या प्रेगनेंसी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान या स्ट्रेस रहती हैं। और बहुत ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि 10-10 साल, 12-12 साल भी उनके बच्चे नहीं हो रहे जी, परेशान है जी, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन भी कर रही हैं जी, हर चीज़ कर ली है, देसी टोटके भी कर लिए हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आ रहा। और अगर वो कोई बेबी जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, गोद ले लेते हैं, आप अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चा कोई, तो उसके बाद जो है वो मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी चलो अब अल्लाह ताला ने हमें ऐसे नहीं तो ऐसे ही दे दिया, एक सूरत से नहीं दिया बच्चा तो दूसरी सूरत से दे दिया, कोई बात नहीं, अब हम इसकी परवरिश करते हैं। और जब वो वहाँ से रिलैक्स फ्री होते हैं तो कंसीव भी कर लेती हैं ऐसी फीमेल्स जो होती हैं। क्यों? रीज़न यही है कि वो स्ट्रेस फ्री होती हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि ये दो पहली चीज़ें हैं जी, आपने स्ट्रेस फ्री लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और अच्छी जो है वो नींद लेनी है। बाकी देखें, देने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो इस चीज़ के बारे में सोच के परेशान, हाँ आप ये कर सकते हो ना, आप मैनेज कर सकते हो, आप कोशिश करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। तो जब आप ये करोगे तो आप पॉजिटिव रिज़ल्ट देखोगे, अपने आप पॉजिटिव सोचोगे और फिर इंशाल्लाह वही होगा जो आप सोच रहे होते हो, जो आप जिसका आपको यकीन होता है, ठीक है। सेकेंडली फिर आपने क्या करना है जी, आपने जंक फूड अवॉइड करना है। ये बहुत कॉमन कॉज़ है पीसीओएस की। मैं आपको फिर बता दूं, आपने अच्छा पीसीओएस को क्योर करना है ना, तो फिर सीरियस होके करना है। क्या कैसे? यही टिप्स हैं, यही ट्रिक्स हैं, यही मैनेज करने का तरीका है। मेडिकेशंस भले आप अवॉइड कर लें, क्योंकि बहुत अरसा मेडिकेशन लोग खा के परेशान हो जाते हैं, स्टमक अलग जवाब दे जाते हैं। तो आप बस इनको हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लें तो आपको इंशाल्लाह किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अवॉइड करना है जी, जंक फूड अवॉइड करनी है, एरेटेड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को आपने जो है वो अवॉइड करना है। हेल्दी ईटिंग करनी है जिसमें आपने सैलेड लेना है, मस्ट सैलेड लेना है। इसके अलावा आप जो है मतलब एक पोर्शन जो है वो आप अपना सैलेड के लिए रखें, फाइबर इंटेक करें। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट लें, दही लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप लें। देसी घी लें, जो काओ का देसी घी होता है वो ज़रूर लें, वो अपने खाने में डालें एज़ कम्पेयर टू बाकी ऑयल और वो जो लोकल घी वगैरह होते हैं उनकी निस्बत ये डालें। इनका तो मेरा अपना तजर्बा ये है कि देसी घी अगर आपने गाय का ख़ास तौर पे अगर आप खा रहे हो, ले रहे हो, इससे फ़ायदेमंद चीज़ कोई नहीं। और इसका तो अगर घर का है तो टेस्ट ही अलग होता है। तो ये आप ज़रूर इंक्लूड करें अपने खाने में और डेली लें। अच्छा, पानी का इंटेक ज़्यादा करें,
फिर एक चीज़ है जी, आपने प्लास्टिक यूज़ नहीं करनी, ठीक है, अवॉइड करना है प्लास्टिक को। इंस्टेड आप ग्लास जार्स यूज़ कर लें फूड स्टोरेज के लिए, स्टेनलेस स्टील के बॉक्सेस यूज़ कर लें। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि प्लास्टिक जब फूड के साथ कांटेक्ट में आती है ना, तो फिर एक केमिकल रिलीज़ करती है। उस केमिकल को ज़ीनो एंड्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं, ज़ीनो एस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे जो है हार्मोन बॉडी का, हमारा जो इंसानी एस्ट्रोजन है उसकी तरह का ये होता है। तो इसकी वजह से भी आपका जो है हार्मोनल बैलेंस जो है वो अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्लास्टिक से आप अवॉइड करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मेरा फेवरेट पार्ट है, आपने एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। अगर आप ओबीज़ हैं, क्या है, मोटापा है, आपको मोटे हैं, तो आपने अपना वेट कम करना है। कम कैसे करना है? थ्रू डाइट, सैलड्स, सीजनल फ्रूट्स ज़रूर लें, दही वगैरह का इस्तेमाल करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें। ये सब करेंगे आपका वेट भी कम होगा, ठीक है। अगर पेट का जो है फ़ैट ज़्यादा है तो आप स्पेसिफ़िकली आप जो फ्लोर एक्सरसाइजेज़ हैं वो कर सकते हैं। अगर आप जनरली जो आप कार्डियक एक्सरसाइजेज़ होती हैं, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप फ्लोर एक्सरसाइजेज़ पे ध्यान दें, वो कर लें। वो कंपैरेटिवली ईज़ी होती हैं, आप घर में कर भी सकते हैं। तो अगर आपको पीसीओएस है, इसकी तरफ हम आते हैं, तो आपने कुछ पोजेज़ हैं योगा के जो कि बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छे हैं, जो कि आपने डेली करने हैं। एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आप अपने आप को दें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। सबसे पहला पोज़ है जी बटरफ्लाई पोज़, ये आपने ज़रूर करना है। स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, आपने अपनी बैक जो है वो स्ट्रेट रखनी है और फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना है और अपने पाँव को होल्ड कर लेना है, ऐसे आप जैसे देख सकते हैं पिक्चर में। और कहाँ गया जी, एक सेकेंड। और लेग्स को जो है आपने नीज़ को अप एंड डाउन मूव करना है। आपने नॉर्मली ब्रीथ करना है और 3 to 5 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। स्टार्ट आप कर लें, 100 रेपिटेशंस कर लें, ठीक है। ना भी करें, अगर आपकी नीज़ नीचे फ्लोर को नहीं भी लग रहे, डजेंट मैटर, आहिस्ता आहिस्ता लग जाते हैं। आपने स्टार्ट ये करना है कि स्लाइटली मूव करना है। नहीं भी करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ज़्यादा ओबीज़ हैं, ज़्यादा कह लो थाइस पे ज़्यादा फैट है, तो आप ऐसे जस्ट पोज भी कर सकते हैं, ठीक है, 3 to 5 मिनट्स। लेकिन कोशिश कर लें कि आहिस्ता आहिस्ता इसको नीज़ को अप एंड डाउन मूव करें। अच्छा जी, ये है बटरफ्लाई पोज़। इसके अलावा आपने एक पोज़ करना है। अच्छा जी, ये भी बटरफ्लाई पोज़ है, इफ़ यू कैन सी दिस। फिर मैं नेक्स्ट आपको बता रही थी ये वाला पोज़ जी, रॉक या क्रेडल योर बेबी पोज़। ये आपने देखें ऐसे बैठ के कमर पीछे सीधी कर लेनी है और आपने ऐसे एक लेग को आपने अपने हैंड में होल्ड कर लेना है। 15 to 50 टाइम्स आपने करना है, एज़ पर योर कैपेसिटी, एज़ पर योर कन्वीनियंस, जितना आप इजीली कर सकें। फिर आपने लेफ़्ट एंड राइट आपने मूव करना है अपनी बॉडी को यानी कि लेग के साथ, ठीक है। तो पहले आपने ये एक लेग के साथ करना है, फिर दूसरी लेग के साथ करना है, नॉर्मल ब्रीथ करना है और आपने ये वाली एक्सरसाइज जो ये वाला पोज जो है आपने ज़रूर करना है। फिर जी आपने लेट के लेग को ऐसे क्रिस क्रॉस ज़रूर करनी है। ये देखिए जी, ये पहले आपने सीधा लेटना है और आपने अपनी लेग्स को ऊपर उठाना है, हवा में थोड़ा सा आपने ओपन अप करनी है लेग्स को, और फिर आपने करीब लाते हुए एक बार राइट लेग को ऊपर की तरफ क्रिस क्रॉस करना है, फिर राइट लेग को लेफ़्ट लेग को ऊपर की तरफ क्रिस क्रॉस करना है। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है जितनी आप इजीली कर सकें और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर ये आपने लोकस्ट पोज़ आपने ज़रूर करना है। इसमें आपके फ़ीट आपने टुगेदर रखने हैं और अपने पाम्स जो हैं वो आपने अंडर योर थाइज़ रखने हैं और इस तरीके से आपने लेग्स को ऊपर उठाना है, दोनों जो आपके फ़ीट हैं उनको इकट्ठे रखते हुए। और जितनी आसानी से आप जितनी देर तक आप स्टे कर सकें, तो 15 सेकेंड्स तक, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, तो आप 15 सेकेंड्स तक, वरना आप कम भी कर सकते हैं, 5 to 10 सेकेंड्स भी रख सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अच्छा जी, फिर ये एक पोज़ है बाओ पोज़। ये देखने में डिफ़िकल्ट ज़रूर लग रहा है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। आप स्लाइटली जो है वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देखें, एकदम से कोई भी परफेक्ट नहीं हो जाता। आप एक्सरसाइज अभी तक कर नहीं रहे और एकदम से आप ऐसे पोजेस नहीं कर सकेंगे, बट कोई मसला नहीं है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, और जब आपने एक चीज़ की ठान लेनी है कि भाई ये तो मैंने अचीव करके रहना है, तो आपने फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसको करना है और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप ये भी कर लेंगे। तो इस तरीके से जी आपने पहले उल्टा लेटना है और उसके बाद अपनी लेग्स को नीज़ को बेंड करना है। उसके बाद आपने एक हैंड से जो है वो अपने फुट को पकड़ना है और फिर दूसरे हैंड से फुट को पकड़ना है। कोशिश करनी है कि आपका जो हेड है वो ऊपर की तरफ रहे,
ठीक है। आर्म्स आपने स्ट्रेच रखने हैं, तो इस पोज़ को आपने को कहते हैं बो पोज़। और जब आपने ये बो पोज़ जब आपने लेना है, जब आपने अपना हेड ऊपर उठाना है, तो अब आपने इनहेल करना है, ठीक है। इनहेल करना है वाइल गोइंग अप, और फिर उसके बाद आपने नॉर्मल ब्रीथ करना है। तो ये हो गया जी। अच्छा जी, ये है फ़िश पोज़। देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ अ वेरी ईजी वन। अब आपने ये क्या करना है, अच्छा आपको मैं ये बता दूं कि आपने हर एक्सरसाइज जो है, जो भी जब भी आप एक्सरसाइज करें, आपने एम्प्टी स्टमक करनी है। कोशिश करें कि मॉर्निंग में कर लें, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने एक्टिव एक्सेलेशन भी करनी है। आपने आराम से बैठ के वो जो एक मेडिटेशन का पोज़ नहीं होता, वो आपने लेना है। अच्छा, मेडिटेशन का पोज़ लेके और उस पोज़ में आपने जो है वो एक्टिव एक्सहेलेशन, मतलब जब आपने इनहेल करना है तो नॉर्मली जैसे हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर की तरफ लेते हैं, वो लेना है। और एक्सहेल आपने जब करना है तो वो आपने थोड़ा सा फोर्स के साथ करना है, लाइक लगे कि पता लगे कि आप एक्सहेल कर रहे हो। तो वो आपने करना है कोई 1 मिनट से अराउंड 5 मिनट्स तक। स्टार्ट में 1 मिनट तक करें या 30 सेकेंड्स। तो अच्छा, ये पोज़ एक मैं आपको बताने लगी थी, कैमल पोज़ का मैंने आपको नहीं बताया। ये बहुत अच्छा है। ये भी आपने देखें, ऐसे पहले बैठना है, बेड से आपने नीलिंग में आना है, नीज़ के ऊपर वेट डाल के आपने ऐसे खड़े हो जाना है। फिर आपने अपने दोनों हैंड्स अपनी बैक पे रखने हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बैक से एक हैंड पहले पीछे लेके जाना है, और ऐसे अपने एक फुट को पकड़ना है, और फिर दूसरे हैंड को लेके जाके फुट को पकड़ना है। नो प्रॉब्लम, अगर नहीं होता, जितना हो सकता है उतना कर लें, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो ये इसके फ़ायदे भी हैं। फिर सबसे एंड पे आपने चाइल्ड पोज़ करना है, ठीक है। आपकी जब ये कैमल पोज़ करने के बाद फिर आपकी ये ज़रा रिलैक्स भी हो जाएगी, आपके बैक मसल्स भी, आपकी कोर भी। तो आपने ये पोज़ लेना है, आपने 1 मिनट तक ऐसे रहना है, नॉर्मल ब्रीथ करना है, और फिर आपकी जो है वो एक्सरसाइज या आपका योगा है वो इसका डन हो जाएगा। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताए हैं पोजेज और एक्सरसाइजेस, इनको आप जितने आपको पेन फ्री रेंज में, ऐसे नहीं कि स्टार्ट में एक दिन में कि आज तो मैं घंटा 2 लगा दूंगी, नहीं, आपने डेली करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। वीक ज़रूरी नहीं, वीक में एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, आप ऑफ़ ले सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। वीक में कम से कम भी 5 डेज़ ज़रूर करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, अपना बहुत सारा ख्याल। और ये देखें जी, ये कोट है जी, फिटनेस इज़ लाइक अ रिलेशनशिप, यू कांट चीट एंड एक्सपेक्ट इट टू वर्क। कि ख़ुद तो आप जो है वो इसको चीट कर रहे हैं, और हर तरीके से चीट कर रहे हैं, और फिर कहें कि जी फिटनेस मुझे मिल भी जाए और ये काम भी करे, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो है रिलेशनशिप तो हमेशा 2 वे होता है ना, तो इसके ऊपर आपने काम करना है, और इंशाल्लाह फिर आपको मेडिकेशन के बगैर भी आप जो है इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। PCOS को क्योर हो जाएगी, और इंशाल्लाह आप कंसीव भी कर लेंगे, जो जिनको भी प्रॉब्लम है, कंसीव करने में इशू आ रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।